वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में। हाल ही में ही इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए हैं, तो क्या रहा इलेक्शंस में, क्या कारण रहे उस इलेक्शंस के पीछे की हार या जीत में, सब कुछ जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शंस के ऐसे क्या रिज़ल्ट रहे कि इतना सब कुछ ऐसा माहौल बन चुका है। सबसे पहले व्हाट हैपन इन द इलेक्शंस, बीजेपी जो कि एक पिछली 2 बारी से पूरी बहुमत लेकर के आ रही थी, उस पार्टी को अब की बारी सिर्फ 240 सीट्स मिली हैं। और अगर उसकी अलायंस की बात करें, यानी कि एनडीए अलायंस, जिसको 293 सीट्स मिली हैं, यानी कि बीजेपी और अलायंस पार्टीज़ को मिला करके टोटल 293 सीट्स बन रही हैं। तो ऐसा क्या रहा, ऐसा क्या कारण रहे इसके पीछे कि बीजेपी जैसी पार्टी को, जिनका अब की बारी का नारा था 400 पार का, उन्हें सिर्फ इतनी ही सीट मिल पाई। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो उन्हें 232 सीट्स मिली हैं। अगर हम बैक इन द पास्ट जाएं, तो 2019 में जब बीजेपी दूसरी बार बनकर के आई थी, तब उन्हें अकेले 303 सीट्स मिली थी। और एनडीए अलायंस, जिन्हें मतलब उनके पूरे अलायंस बीजेपी प्लस उसके अलायंस को मिला करके 353 सीट्स थी। तो पिछली बार इतनी बहुमत, उससे पिछली बार भी इतनी बहुमत, तो अब ऐसा क्या हो गया। बात करें कांग्रेस की, उसे अराउंड 52 सीट्स मिली थी 2019 के इलेक्शंस में, पर अब की बारी कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं। तो जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस की सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में कांग्रेस की सीट्स किस कारण से इंक्रीज़ हुई हैं वो भी विस्तार से समझेंगे और जानेंगे व्हाट वर्क फॉर द कांग्रेस। चलिए अब आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या रीज़न रहे हैं बीजेपी के लॉस के, यानी कि बीजेपी जीत तो गई है, यानी कि अब वो अपनी सरकार तो बना लेंगे, पर क्या रीज़न रहे हैं कि वो उतनी बहुमत नहीं ले पाई जितनी वो अपने पिछले इलेक्शंस में लेती आ रही थी। सबसे पहले जितनी भी उनकी पार्टी थी, ऐसा दिख रहा था कि सब मोदी के, नरेंद्र मोदी के ब्रांड नेम पर डिपेंडेंट हो गई हैं। सेकेंडली उनका ओवर कॉन्फिडेंस, थर्ड उनकी फ्रीबीज, फोर्थ चेंज इन द एमपीज। अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ उनकी लाइक जीती हुई भी फिर भी लॉस हो गया उनको, किस तरीके से ये रीजंस ने अपना काम किया। सबसे पहले समझते हैं पहले रिजल्ट, जो वाला पहला वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो अब की बार 400 पार का जो नारा था उनका, देखिए इस वीडियो के अंदर। फिर एक बार जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। तो हम इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अमित शाह जी की वीडियो थी जब वो राजस्थान में थे, कि वो किस तरीके से नारे लगा रहे हैं अब की बार 400 पार की। तो ये 400 पार कहाँ रह गया कि वो 300 तक भी नहीं पहुंच पाया। जानते हैं सेकंड रीज़न, नरेंद्र मोदी ब्रांड नेम। तो ब्रांड मोदी इज़ लाइक कि पूरी पार्टी की डिपेंडेंसी दिख रही थी कि एक सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर वो इलेक्शंस को जीत सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूज़ थे, जैसे कि अब की बारी बोला जा रहा था कि लोगों ने एमपीज़ को इलेक्ट किया है इंस्टीड ऑफ पीएम, यानी कि उन्होंने एमपीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि उनका एमपी कौन है इंस्टीड की पीएम कौन है। तो ब्रांड मोदी जिसने अब की बार अपना उतना कमाल नहीं दिखाया। अगर हम जाने नेक्स्ट रीज़न के बारे में, तो एमपीज इन द डिफरेंट स्टेट्स। तो बीजेपी ने अब की बारी के इलेक्शंस में अराउंड 23.5% ऐसे सिटिंग एमपीज को टिकट देने से रिफ्यूज़ कर दिया। इवन कि उन सिटिंग एमपीज को ये भी नहीं पता था कि उन्हें अब की बार टिकट नहीं मिली है। वो जब कैंडिडेट्स की लिस्ट आई तब उन्हें पता चला। यूपी में भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि यूपी काफ़ी ज़्यादा अहम स्टेट हो जाती है हमारे इलेक्शंस के अंदर, लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। और बीजेपी जहाँ पर बीजेपी पिछली 2 बारी से अपनी गवर्नमेंट बनाती आ रही है योगी आदित्यनाथ के अंदर, तो अब की बार उस स्टेट के अंदर ही बीजेपी को कंपैरेटिवली कम सीट्स मिली हैं अगर हम बात करें इंडिया अलायंस के मुकाबले में। तो क्या हुआ ऐसा, तो अराउंड काफ़ी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ पर पहले जो एमपीज थे उन्हें हटा करके काफ़ी न्यू फेसेस लाए गए, जिस कारण से एक लॉस देखने को मिला। राजस्थान के अंदर हुआ, या हरियाणा के अंदर हुआ, या यूपी के अंदर हुआ। अगर हम बात करें कि एक यूपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है सीतापुर कॉन्स्टिट्यूंसी,
तो उसके अंदर क्या है कि वहाँ पे पिछली 2 बारी से जो हमारी बीजेपी है वो बहुमत लेती आ रही थी और जब इंडिया अलायंस ने अपना एक चुनना चाहा अपना एक कैंडिडेट तो काफ़ी लोगों ने इवन मना भी कर दिया था। तो फिर वो जाकर के एक नया फ़ेस लेकर के इंडिया अलायंस पर फिर भी वो जीत गया। यानी कि वो जो नया फ़ेस आया सामने इंडिया अलायंस की तरफ से फिर भी वो जीत गया। तो क्या ऐसा चीज़ें हुई हैं? अगर हम जानते हैं अगर हम चले अब अगले रीज़न की तरफ तो फ्रीबीज़ यानी कि जो मिडिल क्लास को फ्रीबीज़ दी जाती हैं अब की बारी बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो इतनी नहीं दिखी हैं। तो लाइक कंपैरेटिवली अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसने अपने मैनिफेस्टो में काफ़ी सारी फ्रीबीज़ की बात करी जैसे महालक्ष्मी स्कीम हो गई, पेंशन स्कीम हो गई, ऐसी बहुत सारी स्कीम। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी बीजेपी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके न्यू पेंशन स्कीम ले आई थी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि अगर वो किसी स्टेट में वापस आते हैं तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को ही वापस ले आएंगे जिसके अंदर की जो सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी हैं उन्हें पेंशन दी जाती है। तो लेकिन बीजेपी न्यू पेंशन स्कीम लाई उसके अंतर्गत वो वाला प्रावधान हटा दिया गया था। अगर हम अब चलें नई नेक्स्ट रीज़न की तरफ तो 400 पार बैकफायर यानी कि जो उनके 400 पार का नारा था वही बैकफायर कर गया। किस तरीके से कि अब की बारी काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि जीतना तो मोदी को ही है, आना तो मोदी को ही है। तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो इसी कारण से शायद वोट देने नहीं गए कि हमारे एक वोट से क्या ही हो जाएगा। मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने इसी कारण से ही शायद वोट नहीं दिया कि हमारे एक वोट से क्या ही हो जाएगा, आना तो मोदी को ही है। तो ये 400 पार वाला जो उनका नारा था ये समहाउ बैकफायर कर गया क्योंकि अब की बारी वोटर टर्नआउट भी काफ़ी कम था। हीट वेव्स को भी इसका रीज़न बताया जा रहा है कि हीट वेव्स इतनी ज़्यादा थी अभी इस टाइम के ऊपर और ये जो इलेक्शंस है ये चले भी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हैं। यानी कि स्टार्ट कब हुए थे, ख़त्म कब हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चले हैं जो इलेक्शंस जिस कारण से हीट वेव के कारण लोग वोट देने ही नहीं गए और काफ़ी लोगों को यही लगा कि हमारे एक वोट से क्या होगा, आना तो मोदी को ही है। तो समहाउ ये 400 पार वाला जो नारा था उनका वो बैकफायर कर गया। अगर हम अब चले कि कांग्रेस के लिए क्या काम किया, कांग्रेस ने इतनी सीटें कैसे जीत ली, यानी 52 सीट्स से द 99 सीट्स कैसे आ गई वो, जबकि अब बीजेपी तो सोच रही थी कि शायद अब कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं रहेगा और काफ़ी लोगों का भी ऐसा सोचना था। तो चलिए जानते हैं व्हाट वर्क फॉर द कांग्रेस। सबसे पहले उनकी यात्रा, जो उनकी यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, तो जिसके अंदर जो राहुल गांधी जी थे उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग गए चल करके और उन्होंने लोगों तक अपने संदेश पहुंचाए। तो ये यात्रा थी जिसको बीजेपी ने उतना इम्पोर्टेंस देना नहीं समझा कि उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाए और उसके कि इस अपोजिंग में ही कुछ ऐसा किया जाए जिस कारण से उनको इसका आंसर दे सके उन यात्रा का। जबकि बीजेपी ने भी जब अपनी ये रथ यात्रा शुरू करी थी उस टाइम पर भी एल के अडवाणी जी ने इसका ये एज अ चीफ थे उनके, तो रथ यात्रा वो भी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क की थी। स्टेट के अंदर ये अयोध्या के राम मंदिर के लिए की गई थी। तो यात्रा जो होती हैं वो किसी भी तरीके से हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि वर्क नहीं की गई होंगी। भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ वर्क किया है कांग्रेस के लिए। तो अब हम चले आगे कि क्या दूसरे रहे हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उनके मैनिफेस्टो को प्रमोट किया और उनके ही काम के बारे में ज़्यादा बताया गया था बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। इवन जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसमें भी उनके बहुत इंटरव्यूज़ लिए गए थे। तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी, जिसके ऊपर भी बीजेपी ने उतना ध्यान नहीं दिया जिस कारण से कांग्रेस के लिए वो चीज़ें वर्क कर गई। अगर हम अब चलें आगे कि बीजेपी जो अपनी हर बारी मीम्स निकालती हैं वो अब की बार भी उन्होंने निकाली, जैसे कि देखिए। इंडियन चीज है, चाइनीज नहीं। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है, सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे। इज्जत की कौन? जैसा कि आपने इस मीम में देखा तो इस तरीके से बीजेपी मीम्स निकालती आई है, पर अभी लगता है कि शायद अब की बारी वो मीम्स काम नहीं करी कांग्रेस के खिलाफ। अब व्हाट्स नेक्स्ट? अभी जब एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है तो उसके अंदर किस तरीके से क्या कुछ है।
तो सबसे ज़्यादा सीट्स ऑफ कोर्स हमें जानते हैं कि बीजेपी के पास है 240 सीट्स। पर उसके अलावा उनके अलायंस में हैं चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के चीफ है, चेयरमैन है, जो आंध्र प्रदेश में काफ़ी अराउंड 16 सीट्स जीत करके आई है लोकसभा में। उसके अलावा नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार से 12 सीट्स जीती हैं लोकसभा में। तो वो दोनों लाइक एज अ किंग मेकर उभर कर के आ रहे हैं, क्योंकि वो एनडीए में है, इसी कारण से सरकार बनाई जा रही है। उनका साथ नहीं होता तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता सरकार को बना पाना एनडीए के लिए, क्योंकि बीजेपी के खुद के पास सिर्फ 240 सीट्स ही हैं। तो अभी देखते हैं कि उनके क्या ऐसी शर्तें रही हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स आंध्र प्रदेश और बिहार अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहती हैं। और जब हम बात करते हैं लोकसभा कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो उसके अंदर भी वो अपने लिए कुछ मिनिस्ट्रीज चाहती हैं। टीडीपी ने तो इवन स्पीकर की पोस्ट के लिए भी कहा है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये अनुमान तब तक के ही हैं जब तक संडे को, जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपनी ओथ ले लेते हैं, और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि उनकी कैबिनेट में कौन सा मंत्री कौन सा पद संभालेगा। तो इस तरीके से, इसके अलावा चिराग पासवान हुए, एकनाथ शिंदे हुए, इस तरीके से काफ़ी सारी और पार्टीज़ भी हैं जिनने उनका साथ दिया है इस अलायंस के अंदर। बट किंग मेकर तो नायडू और नीतीश कुमार जी को ही कहा जा रहा है। तो ये होगा आगे आने वाला कि संडे को किस तरीके से ये ओथ वगैरह लेते हैं। अगर हम जानें कि कौन सी कंट्रीज़ ने उन्हें ट्वीट कर करके कंग्रेचुलेशन बोला है, तो बहुत सारी कंट्रीज़, जैसे कि हम जान सकते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि कंग्रेचुलेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑन देयर विक्ट्री। एंड और एक और रिकॉर्ड शायद तोड़ा है इंडिया ने कि सबसे ज़्यादा अब की बारी जो वोटर टर्नआउट था, हिस्टोरिक इलेक्शंस थे, 650 मिलियन वोटर्स ने वोट दिया था। तो और अगर हम जाने आगे कि जॉर्जिया मेलोनी जी ने भी कंग्रेचुलेशन कहा है, जो कि ऑफ कोर्स था कहना, क्योंकि अभी उन्होंने जब इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आया था तभी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन दे दिया था G7 समिट के लिए। G7 समिट के अंदर मेजर 7 कंट्रीज़ आती हैं, मेजर 7 डेवलप कंट्रीज़ आती हैं, पर वो इंडिया को काफ़ी टाइम से हर बारी बुलाते आ रहे हैं अपनी समिट के अंदर एज अ गेस्ट। तो अब की बारी भी नरेंद्र मोदी जी को उस समिट में बुलाया गया है। तो जॉर्जिया मेलोनी जी ने और हमारे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ ने भी एक्सेप्ट पाकिस्तान, सब ने हमें इसके अंदर विश किया है। इवन रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने तो फ़ोन कॉल करके मोदी जी से बात करी आगे आने वाले फ्यूचर रिलेशंस के बारे में और उन्हें कंग्रेचुलेट किया। अगर हम अब आगे जाने तो मेजरली यही था हमारा कि इलेक्शंस के अंदर ऐसा क्या रहा जो किसी के लिए वर्क कर गया और किसी के लिए वर्क नहीं किया। तो अब संडे को है ओथ सेरेमनी, जिसके अंदर पता चलेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन संभालने वाला है और किस तरीके से शायद क्या टीडीपी और जो हमारी जेडीयू है नीतीश कुमार जी की, क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, क्या अग्निवीर स्कीम के ऊपर कोई रीलुकिंग होती है, क्योंकि बिहार के अंदर से बहुत सारे बच्चे जाते थे आर्मी में, लेकिन अग्निवीर स्कीम के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो नीतीश कुमार जी का कहना है, इवन चिराग पासवान जी का भी कहना था कि इस स्कीम के ऊपर हमें वापस एक बार इसे देखने की ज़रूरत है। तो क्या चेंजेस आते हैं अब देखना ये होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी